हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर कोई एक्यूज्ड है, अभी उसको सज़ा नहीं है, अगर कोई एक्यूज्ड है तो क्या एक्यूज्ड को एग्जामिन करने की पावर कहाँ होगी। देखिए, जो एक्यूज्ड होता है, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल होता है, उसके स्टेटमेंट कोर्ट रिकॉर्ड करता है। आपने 161 के बयान पढ़े जो पुलिस वाला लेता है, 161 की स्टेटमेंट्स, 164 की स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने होती हैं। लेकिन 313 में एक ऐसा टाइम आता है प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, जब एक्यूज्ड को एग्जामिन करता है कोर्ट रिगार्डिंग दी ऑफेंस। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में सेक्शन 313 जो है ये बात करता है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, CRPC के अंदर सेक्शन 313, धारा 313 में मुजरिम के बयान लिए जाते हैं कोर्ट में। एंड दिस इज द ओनली टाइम व्हेन एक्यूज्ड हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द जज डायरेक्टली। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि बाकी टाइम पे भी नहीं होती, बट होती है, लेकिन जो डायरेक्ट इंटरेक्शन वो यही होता है। बाकी टाइम पे आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो जो एडवोकेट रहते हैं, प्लेडर रहते हैं, वही कन्वर्सेशन करते हैं उनके बिहाफ पे। तो सेक्शन 313 आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको केस लॉ के साथ समझेंगे। हेडफोन अपना ऑन कर लें, बेयर एक्ट खोल लें, अपना हाइलाइटर पेन अपने साथ रखें। देखिए, होता क्या है कि भाई 190 के अंदर कॉग्निजेंस लेता है कोर्ट। क्या लेता है? कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस कैसे लेगा वो? आइदर ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो पुलिस की रिपोर्ट पे, कंप्लेनेंट पे, या फिर आपका वो सुओ मोटो ले लेगा। 3 तरीके हमने वहाँ पढ़े थे सेक्शन 190 में। जब कॉग्निजेंस ले लेता है, कॉग्निजेंस के बाद आता है इशू ऑफ प्रोसेस। समझिएगा इस चीज़ को अच्छे से। इशू ऑफ प्रोसेस कहाँ आती है? ये आती है सेक्शन 204 में, 204 में। इशू ऑफ प्रोसेस के बाद आप प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेते हैं। आप अगर वारंट केस है तो वारंट केस ट्रायल होगा, सम्मन केस ट्रायल होगा। तो जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस क्लोज हो जाता है, किसका? प्रोसिक्यूशन का। प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गया यहाँ पे क्लोज। उसके बाद किसकी बारी आती है? डिफेंस की बारी आती है। तो डिफेंस को अपना डिफेंस देने से पहले अंडर सेक्शन 313 एक्यूज्ड को एग्जामिन किया जाता है। और ये एक मैंडेटरी, सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिमम जजमेंट्स में इस बात को इन्फोर्स किया है कि ये एम्फेसाइज किया है कोर्ट ने कि ये जो है एक मैंडेटरी प्रोविज़न है और कोर्ट को इसको अच्छे से फॉलो किया जाना चाहिए। यहाँ होता क्या है कि कोर्ट अपना एक क्वेश्चनरी रेडी करता है, अपना एक क्वेश्चंस रेडी करता है कोर्ट। पहले तो कि 2008 से पहले तो कोर्ट खुद ही करता था। अभी क्या है, इसमें प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के जो प्लीडर हैं उनका भी रोल आ गया है। उसके लिए भी एक सब सेक्शन डाल दिया गया कि उनके हेल्प से ऐसे क्वेश्चनरी रेडी और वो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे एक्यूज्ड को। और एक्यूज्ड जो है उसके उसमें उन क्वेश्चंस के बदले एक रिटन स्टेटमेंट भी कोर्ट में फाइल कर सकता है। ये मोटा मोटा सेक्शन 313 का जिस्ट है। अगर आप अभी बेयर एक्ट और केस लॉ सुनेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, किसी भी एक्यूज्ड को के जो एग्जामिनेशन होता है, देखिए इस एग्जामिन को आपको विटनेस से नहीं जोड़ना है, पहली बात तो याद रखिएगा। एक्यूज का जो होता है वो 315 में होता है, जब एक्यूज को एज ए विटनेस एग्जामिन किया जाता है। यहाँ एक्यूज को एज एन एक्यूज्ड ही एग्जामिन किया जा रहा है। तो कोर्ट की पावर बताता है कि वो एक्यूज को कब एग्जामिन कर सकता है, किस स्टेज पे कराए, ये हम बात कर चुके हैं। तो इसके बारे में समझते हैं बेयर एक्ट के। देखिए, सेक्शन 313 क्या कहता है? पावर टू एग्जामिन दी एक्यूज्ड इन एवरी इंक्वायरी, ट्रायल और पर्पज फॉर इनेबलिंग द एक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन। इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, पर्पज क्या है कि टू इनेबल द एक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन, कि वो कोर्ट को पर्सनली एक्सप्लेन कर सके कोई भी सर्कमस्टांसेस, जो एविडेंस उसके खिलाफ दिए गए उसमें वो अपने हालात को कोर्ट को खुद से बता सके, ना कि किसी प्लीडर के द्वारा। ये क्या कब हो सकता है? इट मे बी एट एनी स्टेज, रिमेंबर दिस, इट मे बी एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे चाहे तो कोर्ट की पावर है भाई, किसी भी स्टेज पे कर सकता है। विदाउट प्रीवियसली वार्निंग दी एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को कोई वार्निंग दिए बिना, पहले नहीं बताएगा कि तुम्हारा एग्जामिनेशन करेंगे। एक्यूज्ड को लाया गया और कोर्ट ने उससे बस क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, कोई वार्निंग नहीं दी कि आज हमें तुम्हारा एग्जामिनेशन करना है। तो बिना कोई वार्निंग दिए, बिना कोई इंटीमेशन दिए कोर्ट ये कर सकता है।
पुट सच क्वेश्चंस टू हिम एज द कोर्ट कंसिडर नेसेसरी। हमने भी बात की क्वेश्चनरीज बनाई जाती हैं, तो क्वेश्चन करता है कि हाँ भाई तुमने बताओ, तुम ऐसा किए हो, तुम वैसा किए हो, और वहाँ पे फिर उन क्वेश्चंस के जो रिप्लाई देगा एक्यूज्ड, वो कोर्ट रिकॉर्ड करता है। एक और यहाँ कमाल की बात ये है कि जो एक्यूज्ड वहाँ पे कितनी भी झूठ बोल सकता है या देखिए सही बोल रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पे जो एक्यूज्ड है वो कितनी भी झूठ बोल सकता है, क्योंकि उनको उसके खिलाफ किस में नहीं लिया जाएगा, एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जाएगा। ये भी हम पढ़ेंगे। अब क्लॉज बी पे आइए। पहले ये कहते हैं सेल। ये सेल किसके लिए? कोर्ट के लिए सेल वर्ड यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे मैंडेटरी है कि आफ्टर द विटनेस ऑफ प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन। जब कोर्ट जो है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को रिकॉर्ड कर चुका होता है तो वहाँ पे कोर्ट के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि बिफोर ही इज कॉल्ड फॉर हिज डिफेंस, एक्यूज को अपने डिफेंस के लिए बुलाया जाए, उससे पहले वो जनरल क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन, केस से रिलेटेड, सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करता है। जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में जो बातें आई हैं तो उसके बारे में कोर्ट एक जनरल बात उससे करता है। एक प्रोवाइजो यहाँ पे दे दिया कि अगर सम्मन केस में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा अंडर सेक्शन 205, अगर सम्मन इशू किए जाते हैं, सम्मन कहाँ इशू होते हैं? देखो 204 हमने इशू प्रोसेस पढ़ा। सम्मन केस में सम्मन होगा, वारंट केस में सम्मन या वारंट, दोनों में से कोई भी इशू हो सकता है। तो जब सम्मन इशू होते हैं ना, एक्चुअली सम्मन केसेज में कोर्ट ने क्या कर दिया, 205 में अटेंडेंस डिस्पेंस कर दी है एक्यूज्ड की। ये हम 205 में पढ़ चुके हैं। तो अंडर सेक्शन 205 आपने क्या कर दिया, डिस्पेंस कर दिया उसकी पर्सनल अटेंडेंस को, कि आपको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं, हाजिरी माफ़ी दे दी। एक्यूज को जब बुलाया ही नहीं गया तो उसको एग्जामिनेशन जो कर रहे हैं ना यहाँ पे क्लोज बी में, ये जो मैंडेटरी प्रोविजन है, तब इस मैंडेटरी प्रोविजन को छोड़ा जा सकता है। ये प्रोवाइजो है, अदरवाइज नॉर्मल केस में इट इज मैंडेटरी। उसके बाद आ जाइए सब सेक्शन 2 पे। ये कहता है कि नो ओथ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया यहाँ पे एक, कि क्या 313 की स्टेटमेंट ओथ पे होती हैं, शपथ दिला के ली जाती हैं? नो, द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 313 दे आर नॉट टेकिंग ऑन ओथ, ये ओथ पे नहीं होते। नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द एक्यूज्ड व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सब सेक्शन, कोई ओथ नहीं दिलाई जाएगी उसको। सब सेक्शन 3 कहता है कि एक्यूज सेल नॉट रेंडर हिमसेल्फ, जो मैंने आपको भी कहा था कि उसको झूठ बोलने का एक लाइसेंस मिल जाता है यहाँ पे एक्यूज को। जनरली क्या होता है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद भी एक्यूज का एविडेंस तो भी आना है डिफेंस साइड से, तो यहाँ पे एक्यूज क्या है, अपने आप को वो बोलेगा कि भाई आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे चोरी की है। आपने ऐसा क्यों बोला कि नहीं जनाब मैंने नहीं किया, मैं तो वहाँ से जा रहा था, मुझे पकड़ लिया गया, मुझे फंसा दिया गया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस तरह से वो कोई भी यहाँ पे जो है झूठी स्टेटमेंट्स दे सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सेक्शन 3 है इसके लिए लिख लीजिएगा, ये बात करता है आपको जो एक्यूज्ड की लाइबिलिटी के बारे में। एक्यूज का लाइबिलिटी क्या है उसके बारे में बात करता है। क्या लाइबिलिटी? अगर उसने कोई वहाँ पे जो आंसर्स दिए हैं क्वेश्चन के और उसने फॉल्स आंसर दे दिए हैं, झूठ उसने बोल दिया है, तो उसके खिलाफ कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। Not render himself liable to punishment by refusing to answer such question or by giving false answer, वो चाहे जवाब देने से मना कर दे या वहाँ पे गलत जवाब दे दे तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन यहीं पे आ जाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अभी आपने सब सेक्शन 3 में पढ़ा कि भाई नहीं सज़ा देंगे, लेकिन सब सेक्शन 4 थोड़ा सा इसके अपोजिट बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर आंसर जो उसने दे दिया है एक्यूज ने, मे बी गिव टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल एंड पुट इन एविडेंस। भाई अभी तो आप कह रहे थे कि उसको पनिशमेंट नहीं देंगे, उनको एविडेंस में नहीं लेंगे, और यहाँ आप कह रहे हो कि नहीं हम तो ले लेंगे। तो ये तो जनरल रूल के अगेंस्ट हो गया ना, हो गया। इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। देखिए जो उसने उस केस से रिलेटेड आंसर दिए हैं वो नहीं लिए जाएंगे। अब मान लीजिए ए के ऊपर एक मुकदमा चला कोर्ट में 302 का, यानी कि मर्डर के लिए इसके ऊपर चार्ज लगा दिया गया। अब ए को जब एग्जामिन किया गया कोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 313, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल अगर आपने सुन लिया तो सब सेक्शन 4 आपको क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज 4 बार डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। अगर 313 में
किस स्टेटमेंट में अब बुलाया गया ए को, ए के ऊपर चार्ज क्या लगा था, आईपीसी 302 और यहाँ सीआरपीसी 313 में उसको एग्जामिन किया जा रहा है। अब यहाँ क्या स्टेटमेंट देता है वो कि जी मैंने जो 302 का मुझ पर चार्ज लगा है मैंने जेड की हत्या नहीं की है, मैं तो जेड के बगल में जो घर था वहाँ पे गया था, वहाँ मैंने क्या की थी, चोरी की थी, मैं तो चोरी करने गया था और वहाँ पे मुझे पकड़ लिया गया और जेड की जो हत्या भी उसी समय हुई। मैंने एक व्यक्ति को देखा वो उसकी हत्या करके भाग रहा था, मैंने भी देखा। जब ये जेड के घर में घुसा तो ये चोरी करने घुसा था, लेकिन जब तक जेड की हत्या करे कोई भाग गया, ऐसा किसका कहना है, एक्यूज का कहना है हमारे। तो यहाँ पे देखिए भाई उसकी बाकी स्टेटमेंट जो क्या मर्डर का चार्ज चल रहा ना वो यहाँ पे नहीं होंगी लागू, लेकिन उसने थेफ्ट को क्या किया है, थेफ्ट तो उसने खुद से मान लिया ना कि मैंने थेफ्ट की थी, तो ये थेफ्ट वाली स्टेटमेंट है, इसको एविडेंस में लिया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। अब सब सेक्शन 5 कहता है कि कोर्ट में टेक हेल्प ऑफ द प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल। देखिए 2008 से पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था, 2008 में ये प्रोविजन डाला गया कि भाई जो प्रोसिक्यूटर है या डिफेंस काउंसिल है इन दोनों, ये दोनों भी हेल्प करेंगे कोर्ट की वो क्वेश्चन प्रिपेयर करने में जो हम एक्यूज से पूछे जाने हैं, एक्यूज का एग्जामिनेशन में जो पूछे जाने हैं। ये बात यहाँ कही क्यों कही गई थी, देखिए होता क्या था जनरली, इससे पहले सिर्फ यस और नो में आंसर दिए जाते थे और कोर्ट क्वेश्चन इतने से फ्रेम करता था, तो बाद में मान लीजिए कोर्ट ने 1 2 3 4 क्वेश्चन फ्रेम कर लिए। अब यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है हमारे और हमारे डिफेंस काउंसिल हैं, अब ये क्या कहते थे बाद में, और एक्यूज की साइड से क्या होता था कि ये चीज़ें तो मुझसे पूछी ही नहीं गई, ये चीज़ मुझसे छोड़ दी गई, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उस चीज़ को हटाने के लिए ये डाला गया कि पीपी और डिफेंस काउंसिल भी यहाँ पे क्या करेंगे, कोर्ट की हेल्प करेंगे टू फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। और यहाँ पे दूसरा एक और प्रोविजन डाल दिया गया, यहाँ पे कोर्ट में कोर्ट परमिट कर सकता है कि एक रिटन स्टेटमेंट एक्यूज्ड वहाँ पे दे दे, यानी अगर आपने उसे जो आंसर पूछे हैं उनका जवाब यस और नो में ना दे के उससे पूछा गया कि भाई आप उस वक्त कहाँ थे, तो वो अच्छे से अपना आंसर रिटन में कोर्ट में सबमिट कर सकता है एज अ रिटन स्टेटमेंट। ये 2008 में इंसर्ट किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये तो था बेर एक्ट प्रोविजन। अब हम कुछ केस देखते हैं यहाँ पे। अब सबसे केस लॉज देखिए, केस लॉज जब भी आप पढ़ते हैं ना तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज। केस लॉज जब भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, तो सभी केस लॉज को नोट कर लें अपने नोट्स में। सबसे पहला जो केस मैं बात कर रहा हूँ रीना हजारिका वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, 2018 का ही ये केस है और ये मैं कहूँगा कि इस सेक्शन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। अगर इस पर कोई भी शॉर्ट नोट आ जाता है तो आप इसको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये केस पक्का आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा था अपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 313 है इसको आप सिंपली ऐसे नहीं देख, प्रिंसिपल यूज होता है ऑडी एल्ट्रम पार्टम। ये नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को भी बिना सुने आप सजा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे कोर्ट ने कह दिया कि बस ऐसा नहीं है कि आपसे कह दिया कि सेक्शन 313 जो है ना, 313 को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ ऑडी एल्ट्रम पार्टम है, ऐसा नहीं है भाई, ये तो है ही। ये साथ साथ क्या करता है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात की गई कि ये राइट देता है, किसको राइट देता है, टू द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को एक अधिकार देता है यहाँ पे कि वो अपनी बात कोर्ट के सामने रख सके। यहाँ पे कहा था कि एक तरह से ना ये एक आर्टिकल 21 से लिंक कर दिया था कोर्ट ने इसमें इसको, कि राइट है ये उसका कि वो अपनी बात को रख सके आपके सामने। एंड दिस इज द, मैंने जैसे पहले भी कहा कि दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी व्हेन एन एक्यूज्ड कैन हैव इंटरेक्शन विद द जज पर्सनली। एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे पर्सनली। तो यहाँ पे कहा था कि कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड, कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड अंडर सेक्शन 313 सब सेक्शन 4 टू कंसीडर द सेम। ठीक है, तो ये क्या है भाई, यहाँ पे कोर्ट जो हो जाएगा बाउंड हो जाएगा इस चीज के लिए। दूसरा केस है नरसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब मान लीजिए
कि जो क्वेश्चन पुटअप हुए उनमें से कोई क्वेश्चन छोड़ दिया गया। आपने कहा कि 1 2 3 4 कुछ क्वेश्चन पुटअप किए कोर्ट ने, अब कोई क्वेश्चन था जो फ्रेम होना चाहिए तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो क्या इस क्वेश्चन के इस पे ये क्या हो जाएगी, विसिएट हो जाएगी? डज द प्रोसीडिंग विसिएट? नहीं, बिल्कुल विसिएट नहीं होगी। नरसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में चीज क्लियर कर दी गई थी कि ऐसे में आपकी विसिएट नहीं होगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट केस आ जाता है वीके शशिकला वर्सेस स्टेट। ये 2012 का केस है। इस केस में देखिए हुआ क्या था। इस केस में जो वीके शशिकला थी, इनके साथ में इनके हस्बैंड भी यहाँ पे एक्यूज थे और ये फॉरेन में थे। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि भाई मेरे हस्बैंड नहीं आ सकते, तो उनका एग्जामिनेशन जो है डिस्पेंस कर दिया जाए, यानी उनको इस बात की हाजिरी माफ़ी दे दी जाए। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में अपील पहुंची जब, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, जर्नली डिस्पेंस नहीं करना है एंड कोर्ट्स मस्ट बी मोर कॉशियस अबाउट आस्किंग द क्वेश्चंस। और कब डिस्पेंस करना है, अगर कोई स्पेशल रीजन है, कोई स्पेशल रीजन है तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है। ये बात ध्यान से सुनिएगा इस केस की। यहाँ क्या है कि जो क्वेश्चनरी आपने बनाई थी, वो क्वेश्चनरीज जो क्वेश्चंस आपने फ्रेम किए वो उसके प्लीडर को दिए जाएंगे और एक डेट बता दी जाएगी। उस डेट से पहले वो वकील जो है अपने क्लाइंट से बात करके उन सब के आंसर सबमिट करेगा और साथ में उस क्लाइंट का, एक्यूज का एक एफिडेविट भी रहेगा, एक एफिडेविट भी फाइल करेगा कि मेरे वकील द्वारा रिप्लाई दिए जाने पे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है और जो सारे रिप्लाई हैं वो मेरे कंसर्न से ही दिए गए हैं, यानी कि मेरे द्वारा ही दिए गए हैं। एक ऐसा एफिडेविट भी देगा। ठीक है। तो डिस्पेंस होगा नहीं होगा ये चीज़ भी आपकी इस केस में क्लियर कर दी गई थी। इसके अलावा मैं एक केस और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे, सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का एग्जाम अभी आप देने वाले हैं तो हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और 2021 का ये हमारे जो अभी CJI हैं रमन्ना साहब, उन्होंने ही ये डिसीजन दिया है। रमन्ना साहब ने ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये बहुत ही करंट है, 2021 का ही ये डिसीजन है। सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, अपने उसमें नोट कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिकॉज देखिए जनरली क्या होता है आपसे कि लीगल फील्ड में आपसे करंट जो अपडेट्स हैं वो पूछी जाती हैं। तो सतबीर सिंह के केस में रमन्ना साहब ने क्या कहा था कि जो कोर्ट्स हैं वो थोड़ा सा इस मामले में इतना कॉशियस नहीं है जितना उनको होना चाहिए फॉर द 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में कोर्ट्स जो है इतनी ज़्यादा कॉशियस नहीं है। इट इज़ मैंडेटरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ द एक्यूज्ड एंड कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज इट। और जो क्वेश्चंस पुट अप होने वो ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट ए फॉर्मेलिटी। यहाँ पर रमन्ना साहब ने क्लियर कर दिया था कि ये फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको प्रॉपर क्वेश्चंस पूछे जाने हैं जिससे कि आपको एक्यूज्ड की बात को सुन सके, बिकॉज दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी। पूरा जो कोर वैल्यू है पूरे सेक्शन है वो यही है कि यही एक अपॉर्चुनिटी है जहां एक्यूज्ड आपका इंटरेक्शन करता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी इंडियन कानून, केस माइन या किसी साइट पे जाके इस केस को आप जरूर पढ़ें। 313 के लिए मैं बता रहा हूँ आपको अगेन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट केस। आपका रीना हजारिका और ये सतबीर सिंह दोनों केस इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक कर दें और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। ये वीडियो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी और अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी काम आएंगे आपके। अगर आपके किसी तरह के भी डाउट्स हैं या आपके कोई सजेशन है जो मुझे आप इम्प्रूव के लिए देना चाहते हैं, देखिए मैं भी अपने आप को इम्प्रूव तभी कर पाऊंगा जब आप लोग मुझे सजेशंस देंगे। तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID mklegalshiksha@gmail.com है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को देखिए लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आप कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो जुड़े रहिए MK लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।